हाँ जी, वेलकम टू विट्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट क्या होता है, और सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम लोग जो भी टॉपिक आज कवर करेंगे उसके केस स्टडीज़ भी समझेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। देखिए, आप लोग क्लास 12th में हैं। क्लास 12th में सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ ही बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन हम इस सीरीज़ में जो भी टॉपिक कवर करेंगे साथ साथ उसी टॉपिक की केस स्टडीज़ भी करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को केस स्टडीज़ का फेयर भी थोड़ा कम हो जाए और आप लोगों को एक्चुअल में केस स्टडी से कैसे डील करना है वो भी समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो इस वीडियो को बेस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है तो उसे कानों में ठूस लीजिए, नहीं है तो ऐसे भी चल जाएगा काम। साथ में टेक्स्ट बुक्स को ओपन कर लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ साथ पढ़ते रहिए। वैसे आपकी रेफरेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए साथ साथ जो भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे वो स्क्रीन पर भी आपको दिखता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो समझेंगे वो है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, आज जो हम बिजनेसेस देख रहे हैं वो बेसिकली इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। वो साइज़ में बहुत छोटे थे, बहुत कम एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, उनके पास कोई खास बड़े ऑर्डर्स नहीं थे, वो बहुत तरह के सामान नहीं बनाते थे, किसी खास चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं थे, स्पेशलाइज्ड नहीं थे, छोटे मोटे बिजनेस हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एम्बिशियस होते चले गए, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता चला गया, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत बढ़ने लगी, वैसे वैसे टास्क बढ़ते चले गए, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी, काम को टाइम पर कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहीं से जन्म हुआ मैनेजमेंट का। तो कम लोग थे तो उन्हें मैनेज नहीं करना पड़ता था, कम रिसोर्सेज थी तो काम चल जाया करता था, कोई खास बड़े ऑर्डर नहीं थे, उनको खास कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज बिजनेस बड़ा हो चुका है, आज हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है, आज हमें काम को टाइम पर कंप्लीट करना होता है, आज हमें काम को कम कॉस्ट में कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट सामने आया। तो बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, तो हम समझ लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों फॉलो करती हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जाता हो। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप टेम्पल्स देखते हैं, गुरुद्वारा देखते हैं, वहाँ पर भी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उनको सक्सेसफुल फंक्शन करने के लिए वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट है क्या? देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे होते हैं, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो देखो, इसको समझते हैं क्या है ये। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जिस भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल होते हैं। तो मैनेजमेंट का मेन कंसर्न होता है उस गोल को अचीव करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है उन गोल्स को कंप्लीट करना है टाइम पर, जो भी टाइम निर्धारित किया गया है, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है। और एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि उन गोल्स को विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ कंप्लीट करना होता है, जिसमें हम कम से कम खर्चा करें, कम से कम रिसोर्सेज को बर्न करें। ऑलराइट, तो देखो, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ हमारे सामने 3 टर्म्स आते हैं। पहला टर्म है प्रोसेस, दूसरा टर्म है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो आगे हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो प्रोसेस मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स हो रहे हो, राइट। तो देखो, यहाँ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि ऑल टुगेदर एक साथ चलते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, इसके बाद में मैनेजमेंट रिक्वायर्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस, बोथ आर रिक्वायर्ड, मतलब इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिवनेस से यहाँ मतलब है जो भी हमें गोल मिले हैं उनको टाइम पर कंप्लीट करना, है ना। तो जो भी टाइम मैनेजमेंट को मिला है उसी टाइम के अंदर उस काम को कंप्लीट करना। और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज के साथ हो। हमें सिर्फ काम को कंप्लीट तो नहीं करना है, उसको मिनिमम कॉस्ट में भी कंप्लीट करना है। तो देखो, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट इन केस आपका अकाउंट्स का एग्जाम है,
ठीक है, आपको अपने अकाउंट से एग्जाम को 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो 2 तरह के बच्चे हैं, सपोज करिए 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने तो अपने एग्जाम को टाइम पर कंप्लीट कर लिया बट बहुत सारी गलतियां कर दी। दूसरे बच्चे ने क्या किया, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करी बट एग्जाम्स को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मुझे आप लोग बताइए कि दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा अच्छा है। देखो, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें तो दोनों ही बच्चे गलत हैं, क्योंकि देखो हमें अपने एग्जाम को टाइम पर तो कंप्लीट करना ही है, साथ साथ मिनिमम गलतियों के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक्चुअली यही करता है। जो भी मैनेजमेंट को गोल दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, मैनेजमेंट को उन ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पर भी कंप्लीट करना होता है और मिनिमम रिसोर्सेज में ही कंप्लीट करना होता है, मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ उसको कंप्लीट करना होता है। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का मेन कंसर्न क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड गोल होता है। तो मैनेजमेंट का मेन कंसर्न ये होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज और गिवन टाइम में उस गोल को अचीव करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ समझ सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर जियो कंपनी को एक टारगेट मिला है कि उसको 1 साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन जियो फाइबर यूजर्स उनको इकट्ठे करने हैं, तो यहाँ पर उसका जो मैनेजमेंट है उसकी पूरी फोर्स, उसकी पूरी एनर्जी किसकी तरफ होगी, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की। 1 मिलियन यूजर्स ऐड करने हैं जियो फाइबर के विद द सेम टाइम, विद द गिवन टाइम एज वेल एज मिनिमम रिसोर्सेज में। इसके बाद है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई की जा सकती है। चाहे देखो वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। और मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होती हो, मैनेजमेंट हर जगह की जाती है। देखो, आपके मम्मी की किचन में मैनेजमेंट होगी, आपके पापा के बिजनेस में मैनेजमेंट होगी, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी आप चर्च में चले जाइए, किसी मॉस्क्यू में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह अप्लाई होता है। और साथ में देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में होता हो, इंडिया में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, यूएस में भी होगा, दुनिया में हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है, इसीलिए इसको परवेसिव कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गोल्स को अचीव करता रहता है। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होती है ना, तो किसी एक गोल को अचीव करने के लिए स्टैब्लिश नहीं होती, उसके मल्टीपल गोल्स होते हैं। एक गोल अचीव हो जाता है, फिर उसको दूसरे गोल को अचीव करना होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं जिसको हम लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो 5 फंक्शंस हैं ये ऑल टुगेदर साथ साथ चलते रहते हैं और गोल को अचीव करते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि गोल को अचीव कर लिया मैनेजमेंट रेस्ट कर लेगा, शांत बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को कॉन्टीन्यूअसली चलते रहना पड़ता है। इसके बाद में है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो दिखती ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप फिजिकली देख नहीं सकते, बट उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी मौजूदगी को, उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। देखो, जस्ट इन केस अगर आप किसी एक होटल में जाइए, ठीक है, आप किसी होटल में जाइए और वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके काम क्लियर पता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी क्योस नहीं है, तो आप सिंपल कहोगे कि यार वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप जैसे कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, आप वहाँ गए, सबको उनके काम पता है, सारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टाइम पर सारी चीज़ें हो पा रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, लेकिन मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्योस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, सबको उनके काम पता है, ईजिली सारे काम चल रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ मैनेजमेंट हो रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, मतलब एक ऐसी फोर्स जो कि आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। देखो, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को ना मल्टी डायमेंशन होना पड़ता है। मैनेजमेंट को ना सारे एरियाज पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। राइट, तो यहाँ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को ना तीन
डिमेंशंस पे, 3 डायमेंशंस पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्या है एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो देखो कोई भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है तो उसका कोई एक वर्क होता है, उसका कोई एक काम होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मेन कंसर्न क्या होता है, उस काम को, उसके गोल को, जो भी वो काम कर रही है उसमें उसको हेल्प करना, उसमें सारी चीज़ों को अचीव करने में उनको हेल्प करना। ठीक है, फिर है, अभी एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। फिर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो देखो अब जैसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक स्कूल है, कोई स्कूल का मेन वर्क क्या होता है? तो देखो एक स्कूल का मेन वर्क होता है अच्छी एजुकेशन देना बच्चों को, है ना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ये उसका मेन वर्क है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये तो उसका वर्क हो गया। फिर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आप मुझे बताओ कि क्या एक स्कूल अच्छी एजुकेशन दे सकता है विदाउट मैनेजिंग पीपल? नो। तो एक स्कूल का जो वर्क है, यानी उसका जो वर्क है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उस वर्क को करने के लिए उसको अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना पड़ता है, उसको टीचर्स लाने पड़ते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, उसको पेओन्स रखने पड़ते हैं, उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को साथ साथ रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन। चलिए, तो एक स्कूल है, स्कूल का मेन फोकस है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी जा सके, इसके लिए उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को रख रखा है, टीचर्स को रख रखा है। तो क्या इतना करने से एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? आपको लग रहा होगा कि यस सर हो जाएगा, बट नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे। स्कूल को साथ साथ ना बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ऑपरेशन से यहाँ मतलब ये है कि देखो टीचर तो अरेंज हो गए, लेकिन टीचर बैठेंगे कहाँ? बच्चे तो अरेंज हो गए, लेकिन बच्चे बैठेंगे कहाँ? तो क्लासरूम्स बनाना, क्लासरूम्स के लिए फर्नीचर बनाना, फर्नीचर्स बनाने के साथ साथ आपको स्कूल के लिए लाना, तो बसेस को अरेंज करना, ड्राइवर्स को अरेंज करना, बसेस को हेल्दी कंडीशंस में रखना, स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी करना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करना, अच्छा टाइम टेबल्स बनाना, ये सब करने के बाद ही कहीं ना कहीं पूरी फंक्शनिंग हो पाएगी स्कूल की। तो आप देखो यहाँ से समझ लो कि मैनेजमेंट को पूरा फंक्शन करने के लिए अपने वर्क पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिस भी वर्क के लिए वो एस्टैब्लिश हुई है, अपने एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान देना पड़ता है, और साथ साथ अपने ऑपरेशंस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अब देखो एक हॉस्पिटल का मेन वर्क क्या होता है? एक हॉस्पिटल का मेन वर्क होता है कि एम्प्लॉयज़ जो भी पेशेंट्स आए हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी सर्विसेज देना। अब ये सब करने के लिए उनको अपने यहाँ पर स्टाफ को भी मैनेज करना पड़ेगा, स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्टाफ को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उसको हॉस्पिटल के लिए लाइसेंस लेने हैं, हॉस्पिटल के लिए टूल्स लेने हैं, हॉस्पिटल्स के लिए मशीनरीज लेनी है, तमाम ऑपरेशन जो थिएटर होते हैं उनको बनाना है, फिर लाइसेंस, अप्रूवल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब करते रहना पड़ेगा, तब जाकर ट्रीटमेंट हो पाएगा, तब जाकर पेशेंट को एक अच्छी सर्विस आप दे पाओगे। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन है, जो तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। तो यहाँ मैनेजमेंट वर्क पे भी ध्यान देगा, अपने एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान देगा, यानी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, उनकी वीकनेसेस को दूर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, और साथ साथ जो भी उनके ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस पर भी ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डायनामिक फंक्शन। तो देखो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन क्यों है? देखो जैसा हम समझते हैं बिजनेस भी बहुत डायनामिक है। बिजनेस इतना डायनामिक है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब आप एक सिंपल सी बात समझ लो कि अगर मान लीजिए कि आप डोमिनोज जाइए और हर बार डोमिनोज में आपको सेम मेन्यू ऑफर करे वो, तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वहाँ जाना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको चेंज नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपली अगर आपको हर बार मोबाइल फ़ोन की कंपनी सेम मोबाइल ही ऑफर करे, उसके अंदर नए फीचर्स ना डाले, उसके अंदर कुछ इन्हांसमेंट ना करे, अपग्रेडेड ना करे, तो आप हर बार सेम मोबाइल नहीं परचेज करोगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें हर बार चेंज चाहिए। सिमिलरली मैनेजमेंट जो है ना, वो क्या करता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है वहाँ पर जो भी बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे जस्ट इन केस हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक मोबाइल फ़ोन कंपनी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो वो नोकिया हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
तो मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है जो कि अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। आप देखो एग्जाम्पल देखो, कोविड आया था, तो कोविड आया तो जिन स्कूल्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को तुरंत ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया वो स्कूल्स तो चल गए, बाकी सब स्कूल्स क्या हुआ, शट डाउन होने की हालत में आ गए। या जो बिजनेस हाउसेस ने अपने आप को तुरंत चेंज कर लिया, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में ले आए, वो बिजनेस तो ग्रो कर गए, अदरवाइज काफ़ी बिजनेसेस को लॉस हुआ। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे वक्त की ज़रूरत है अपने आप को वैसा ही वो चेंज कर देता है। ठीक है, लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, देखो आप एक सिंपल सी बात समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ओनर की वजह से नहीं चलती या एक या दो लोगों की वजह से नहीं चलती। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सबके एफर्ट्स कॉमन डायरेक्शन में चलते हैं, तब जाकर गोल अचीव होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के माल बेचने की वजह से नहीं चलती। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन माल बेचती है तो प्रॉफिट आता है, लेकिन माल बेचने के लिए यानी सेल्स करने के लिए प्रोडक्शन भी होना चाहिए, प्रोडक्शन होने के लिए परचेज भी होनी चाहिए, परचेज होने के लिए फाइनेंस भी होना चाहिए, इन सब के लिए फिर ह्यूमन रिसोर्स भी होनी चाहिए। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, और हर मल्टीपल ग्रुप का अपना एक इंडिविजुअल एम टारगेट गोल होता है। अगर वो अपने एम टारगेट गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे अगर रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं लाया परचेज डिपार्टमेंट, तो वो रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और टाइम पर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। तो सारे ग्रुप्स मिल करके काम कर रहे हैं तब जा करके ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो यानी हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल का अपना एक डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट रोल है, वो सारे रोल्स कंप्लीट होते हैं तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी पूरे ग्रुप को ऑल टुगेदर एक साथ चलना पड़ता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया है। अब टाइम है केस स्टडी का। अब देखिए यही है आपकी मतलब यही वो चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। आज हम लोग इस डर को निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी केस स्टडी है, इसको हम पढ़ते हैं। तो कोई भी जब केस स्टडी हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन पढ़ना होता है कि हम पहले उस केस स्टडी को पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो देखो आपके सामने लिखा है रेड लाइन से, मैंने इसको रेड लाइन इसलिए किया है यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट mentioned in the speech of CEO by quoting the lines। यानी यहाँ पर हमको डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं और जो CEO ने मेंशन किया है अपने स्पीच में। तो अभी आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी आपको एकदम से याद तो नहीं हुआ होगा, अभी हम लोगों ने 3 डायमेंशन पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कहाँ पर वर्क आया, कहाँ पर पीपल आया, कहाँ पर ऑपरेशंस आए। ऑलराइट, तो चलिए, हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अब देखो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को पॉज करना है और पहले इस पूरी केस स्टडी को पढ़ना है। Health is a wealth, a new hospital was inaugurated, and during inaugural speech, the CEO of the hospital, Dr. Abhay Raj, said, "The main objective of the hospital is to make people aware of importance of health and make sure more and more people get treatment for hospital and medical services." तो देखो अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले डायमेंशंस को अच्छे से सुना था तो आपको यहीं पर आपको एक डायमेंशन मिल जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। फॉर दैट दे विल बी हायरिंग कॉम्पिटेंट मेडिकल स्टाफ, दैट इज डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड्स बॉय एक्सेट्रा। ठीक है, एंड एस श्योर ऑल द स्टाफ वर्क बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड ओवरकम देयर वीकनेसेस। He explained that the hospital will be providing regular OPD services, path labs for tests, and whenever needed, surgeries will be done in the operation theaters so that more and more people can get well। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करना होता है। चलिए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ हम लोगों को डायमेंशंस मिले हैं मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से, और आपकी रेफरेंस के लिए साथ साथ लिख भी दिया है कि वो कौन कौन से मैनेजमेंट है। ठीक है, तो देखो इस केस स्टडी में देखो यहाँ आपको एक लाइन मिली, जैसे इसमें लिखा था, डॉक्टर अभय राज सेड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड मेक श्योर
मोर और मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फॉर हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज। तो देखो यहाँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क आया। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले केस स्टडी, थोड़ी देर पहले जब आपको पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी चीज़ के लिए स्टैब्लिश हुई होती है वो उसका वर्क होता है। तो यहाँ देखो ये हॉस्पिटल क्यों स्टैब्लिश हुआ है, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट दे सके, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, फॉर दैट दे विल बी हायरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल्स, मतलब मेडिकल स्टाफ, तो यहाँ डॉक्टर, नर्सेस। तो देखो अभी वर्क को अचीव करने के लिए आपको पीपल को भी अरेंज करना पड़ेगा, पीपल को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसके बाद है ही एक्सप्लेन दैट द हॉस्पिटल विल बी प्रोवाइडिंग रेगुलर ओपीडी सर्विसेज, पाथ लैब्स इन ऑल। तो यहाँ पर देखो वही है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो यानी जो भी आपका वर्क है उस वर्क को मैनेज करने के लिए आपको पीपल भी चाहिए होंगे, और साथ साथ आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस केस स्टडी में आपको ऑब्जेक्टिव क्या दिखाई दिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है, अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स। अभी आप पूरी खुद पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको पॉज करके। और आपको करना क्या है, इसमें आपको फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों ने ये पढ़ ली होगी पॉज करके। अभी आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। अब देखो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर देखो मैंने सारे फीचर्स आइडेंटिफाई कर उनको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब आपका होमवर्क क्या है, देखो मैंने आपके लिए कुछ हेल्प किया, अब आपको करना क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि जितने भी ये फीचर्स आइडेंटिफाई करे हैं एक बार पढ़ लीजिए बुक से। आपको जो भी फीचर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको कमेंट पे आप कमेंट करके आप मुझे वो आंसर्स दीजिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 फीचर्स यहाँ आइडेंटिफाई होंगे, आपको एक एक फीचर्स को आइडेंटिफाई करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे MCQs, ठीक है। तो यहाँ पहला MCQ क्या कहता है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस, है ना, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज। मतलब देखो कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ना बाई चांस अचीव नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है जिसकी वजह से गोल अचीव होते हैं। तो प्लानिंग करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो देखो ऑब्वियसली प्लानिंग भी करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है, कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है, पर जो बेस्ट आंसर है ना इसका वो है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंडर में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप मैनेजमेंट करोगे ना तो प्लानिंग भी कर लोगे, कोऑर्डिनेशन भी कर लोगे, कंट्रोलिंग भी कर लोगे। सो द आंसर इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट goals are achieved with least cost, timely achievement of goals, both and none of the above। तो देखो अभी जब हम लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने दोनों चीज़ें समझी थी कि हमें गोल को अचीव करना है टाइम पर भी और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी, तभी जाकर मैनेजमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट तभी कंप्लीट माना जाता है जब वहाँ पर दोनों चीज़ें ऑल टुगेदर हो रही होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। अब आगे आने वाले जो भी देखो यहाँ पर MCQs हैं एक्चुअली बहुत इजी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थर्ड आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद ये फोर्थ पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद सिक्स पढ़ लीजिए, ये भी बहुत आसान है। देखिए अगर मैं आपको सबके आंसर दे दूंगा तो फिर आपकी तैयारी कैसे होगी। तो पहले आपको इनके आंसर्स देखो, पहले सिंपल सा है कि आप अगर एक बार पढ़ लीजिए उसको और फिर इनके आंसर्स दीजिए, ताकि मुझे भी एक श्योरिटी मिलेगी जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ या नहीं, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो इसलिए इनके आंसर्स आप देने की कोशिश करिए, और अगर आप नहीं दे पाते हैं और कहीं आप गलती करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट बॉक्स में हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आई गेस देखो आपको ये पहला एफर्ट समझ में आया होगा। देखो काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह की वीडियोज़ को बनाना, ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ एफर्ट किया, अब आपको एक छोटा सा एफर्ट करना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको एक थम्स अप देना है, लाइक देना है, कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले। और साथ साथ अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लोग हर चैप्टर को ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक्स
पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग जब भी जो टॉपिक पढ़ेंगे, आपको देखो कितनी अच्छी बात हो जाएगी यहाँ कि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे हम साथ साथ केस स्टडीज़ भी करते जाएंगे। और देखो मेरा फुल फेथ है कि अगर आप सिर्फ ऐसे ही दिन में 15, 20, 25 मिनट पढ़ लेंगे, साथ साथ टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो बिजनेस स्टडीज़ कोई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, अगर हम उसको सीक्वेंशियल पढ़ते चले जाएंगे ना, तो वो आपको लाइक बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपना काम किया, आपका पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।